नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी करो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री रहे रामजतन सिन्हा जी हैं। आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेतृत्व को लेकर, चूंकि कांग्रेस अभी फिलहाल में बिहार में पदयात्रा कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व को लेकर बात हो रही है। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके समय में जब आप अध्यक्ष थे कांग्रेस को, तो उस समय का नेतृत्व और आज को लेकर कांग्रेस को कैसे देखते हैं? देखिए, समय में जिस तरह से परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक है कि नेतृत्व में भी परिवर्तन होगा। तो आज जो समय की जो मांग है उसके अनुसार चल रहा है। हमारे समय में जो समय की मांग थी उसके अनुसार हमने किया। अलग अलग दोनों के प्लस माइनस पॉइंट होते हैं। आपके समय में कांग्रेस गांव-गांव तक मजबूत थी, आप लोग यात्रा करते थे, लेकिन आज जो स्थिति है कांग्रेस की गांव-गांव तक, वो थोड़ा सा कमजोर है। इसको कैसे देखते हैं? इसीलिए फिर पदयात्रा कर रही है कांग्रेस ना। कांग्रेस पदयात्रा कर रही है मजबूतीकरण के लिए ही, और पदयात्रा करने से मजबूती आएगी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं और एक अखिलेश सिंह को लेकर चर्चा है, इसको आप कैसे देखते हैं? अखिलेश सिंह जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे और ये भी अच्छा काम करेंगे। दलित समाज से आते हैं तो आज समय की मांग है दलित को कांग्रेस से जोड़ने की। उसके तहत आला कमान सोच समझ के ही निर्णय लिया होगा, तो उस निर्णय के सब हम लोग साथ हैं। भूमिहार के बड़े नेता थे अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस में भूमिहार की नाराजगी हो नहीं हो सकती है? हम बड़े नेता थे, इसमें कोई शक नहीं है। और नाराजगी और न नाराजगी की बात, कांग्रेस के आला कमान का जो फैसला हो गया वही अंतिम निर्णय होता है और सारे लोगों को उस लाइन को स्वीकार करना पड़ता है। चुनाव भी बहुत नज़दीक है, कांग्रेस को लेकर ऐसा कहा जाता है कि आरजेडी के कंट्रोल में कांग्रेस है, क्या ऐसा वास्तव में सही? ऐसा कुछ नहीं है कि आरजेडी के कंट्रोल में है। आप देखेंगे कि कांग्रेस पिछली बार भी 70 सीट कांग्रेस पार्टी ने लिया था, लेकिन जीतने का जो परसेंटेज है वो कम रहा। हालांकि वोट 10.5 लाख ज़्यादा आए, तो राजद समझती है कि कांग्रेस के चलते हम मुख्यमंत्री नहीं हुए। कांग्रेस के समर्थक जो लोग मांगते हैं कि आरजेडी के चलते हम कमज़ोर हैं, तो ये तो लंबे समय से चलता आ रहा है। अब इस संबंध में आला कमान सोच समझ करके फैसला करेगी, ऐसा हम लोग मानते हैं। कांग्रेस को लेकर ग्राउंड पे ऐसा चर्चा होता है कि कांग्रेस को बिहार में अकेले लड़ना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, विभिन्न राज्यों में जिस तरह से इनका चलता है, इस तरह से बिहार में भी अकेले लड़ना चाहिए, क्या? सही बात है, ये मांग लंबे समय से होते आ रहा है। ये कुछ परिस्थितियां ऐसी कांग्रेस के सामने बनी कि उससे अलायंस का सहारा लेना पड़ा। अब आज के तिथि में तो समय बहुत कम बच गया है चुनाव में। अब ये निर्णय आज के 4-5 साल पहले होता तो ठीक था। अब तो समय कम है, उसके अनुसार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अकेले लड़ना है या मिल के लड़ना है। मिल के लड़ना है तो कम से कम कितने सीटों पर लड़ना है, कैसी सीटों पर लड़ना है। कांग्रेस पार्टी में सारा निर्णय ऊपर से होगा। राहुल गांधी सर्वमान्य और सर्वोच्च नेता हैं कांग्रेस के, तो जो फैसला करेंगे हम लोग उसके साथ रहेंगे। पद यात्रा को लेकर आपसे कुछ जानना चाहेंगे। आपके समय में और आज की पद यात्रा कन्हैया कुमार भी शामिल है, काफ़ी चर्चा है। आप लोग भी पद यात्रा करते थे, कोई व्यवस्था नहीं होता था, कहीं भी गांव में विराम करते थे, रुकते थे, और आज की पद यात्रा है, तो आपका जो पद यात्रा होता था उस समय का कांग्रेस को लेकर तो इसीलिए ना मैंने कहा कि समय परिवर्तनशील है। और जब गांधी जी थे, नेहरू जी थे, तो उस समय की जो परिस्थिति थी कि आधा बदन कपड़ा पहनकर गांधी जी चलते थे और वो एक आदर्श उदाहरण था। नेहरू जी लंबे समय तक एक अच्छे परिवार से आते हुए भी 13 साल तक उन्होंने जेलों में अपना समय बिताया। आज वो स्थिति नहीं है। एक बात सही है कि हमारी जो पदयात्रा थी उसमें इस बात का सख्त हिदायत था कि कोई गाड़ी, उसमें खाली गाड़ी भी कोई लेके नहीं आ सकता है। जिसको भी चलना है अपनी गाड़ी अपने घर पर छोड़ करके आना। और हम लोग का कोई स्थान निर्धारित नहीं होता था कि रात्रि विश्राम कहाँ करेंगे। जब 4-5 बज जाता था तो उस समय एक अंदाज हम लोग करते थे कि कितना दूरी चलेंगे, तो आगे के गांव से संपर्क करते थे कि हम लोग 3000-4000 के आसपास लोग रहेंगे और हाई स्कूल में रहेंगे, किसी के निवास पर नहीं।
तो रहने खाने की व्यवस्था भी गांव के लोग ही करते अचानक थे। होता था। अचानक होता था, हम लोग कभी कुछ लेकर के नहीं चले। गया जो हम लोग का गृह जिला है पुराना, वहाँ तो मूसलाधार बारिश हो रही थी पद यात्रा में, और उसी में सब लोग चले। 1 मिनट भी, वर्ष क्या होगा उसमें? वर्ष था वो 2004-05। तो गया में लिखा अखबारों ने कि कुछ समय के लिए गया शहर ठहर सा गया था। तो उसका एक अलग महत्व था। कांग्रेस में काफ़ी जागृति आई थी, कांग्रेस जिंदा हो गया था। और सुबह में ही जब जो लोग पदयात्री होते थे उसमें से 2-4 लोग नारा लगाना शुरू करते थे, उठ जाग मुसाफिर हो गई भोर, कांग्रेस चली गांव की ओर, यही एक नारा रहता था। तो अभी भी पदयात्रा कर रहे हैं, उसमें नए पढ़े लिखे लोग हैं। पहले उस समय जो बिहार के लोग थे, पढ़े लिखे नौजवान जो गांव के लोग थे, वो सब लोग रहते थे। आज सब हम लोग से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, JNU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो लोग इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। पढ़े लिखे तो हैं, भीड़ भी है, लेकिन जो जुड़ाव जनता से आप लोग करते थे वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस आज भी इसमें विफल है। उसमें सुधार होगा, उसमें सुधार होगा। हम समझते हैं कि काफ़ी अच्छे विचारक लोग हैं, तो उसमें सुधार करना, हर चीज़ में सुधार की आवश्यकता होती है, सुधार का स्कोप रहता है, तो सुधार करने की आवश्यकता है, ये हम मानते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को लेकर थोड़ा जानना चाहेंगे, जो उनका काम रहा है बिहार में, और आज के जो नेता हैं, जो भी पार्टी हैं, जो एक सम्मान मिलना चाहिए श्री बाबू को, क्या मिल पा रहा है? लेकिन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह तो बिहार में नहीं, देश में जवाहरलाल के बाद एकमात्र पैदा हुए। इस देश के सबसे बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जो दोस्ती थी वो अभी देखने लायक था। जब कभी नेहरू जी भी पुस्तक से बहुत उनको लगाव था। अब श्री बाबू का कहना ही क्या है, एक बार कोई ऐसी घटना घटी कि ऑक्सफोर्ड से कोई किताब निकली थी और नेहरू जी गए थे, वहाँ से वो लौट करके आए तो श्री बाबू के लिए एक किताब लेते आए। जब श्री बाबू को उन्होंने किताब दिया तो श्री बाबू ने उनके पास जो प्रति थी उसको आगे बढ़ा दिया। वो सब किताब पढ़ चुके थे, सब में मार्किंग लगाया हुआ था। तो श्री बाबू बहुत ही, और देश में एकमात्र ऐसा नेता थे जो कभी अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए कभी नहीं गए। चुनाव में नॉमिनेशन कर देते थे और उसके बाद केवल रिजल्ट के लिए अपना सर्टिफिकेट लेने ही जाते थे। श्री बाबू बहुत ही महान थे, और जैसे लोगों को भारत रत्न मिला है उसमें श्री बाबू को बहुत पहले मिलना चाहिए था। इसमें बहुत बड़ी भूल हुई है। लेकिन पक्ष और विपक्ष के कोई भी नेता इस पर चर्चा कराना नहीं चाहते हैं, आखिर कारण क्या है? भूमिहार होने के कारण? एक तो एक भूमिहार होना कारण हो सकता है, दूसरा है कि श्री बाबू, हर मुख्यमंत्री कहते हैं कि श्री बाबू के बाद हम ही सबसे अच्छा होते। मुख्यमंत्री आते जाते रहते हैं, उनका नाम भी विस्मृत हो जाता है। श्री बाबू से अब तक के बीच में जो लोग मुख्यमंत्री हुए उसमें अधिकांश के नाम लोग भूल गए, लेकिन श्री बाबू हमेशा, वो आज भी हैं, आगे भी बने रहेंगे। जो बिहार, वर्तमान बिहार है जिसमें झारखंड भी था, वो श्री बाबू का देन है। उन्होंने उस जमाने में HEC का कारखाना, उसके बाद सिंदरी में खाद का कारखाना, बरौनी फर्टिलाइजर, ऐसे तमाम चीज़ें, विकास का जो मापदंड उन्होंने छोड़ा, उस समय पूरे देश से लोग यहाँ के शासन प्रणाली को देखने आते थे। IAS ट्रेनी जो होते थे, इट वॉज रिगार्डेड टू बी द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। और विकास के मामले में भी इसका पोजीशन काफ़ी ऊपर था, जबकि आज दावा तो बड़ी बड़ी लोग करते हैं, लेकिन आज भी बिहार बीमारू राज्य में है, और इसका पोजीशन जो है एक आधे स्टेट को छोड़ करके सबसे नीचे। हम मगध को लेकर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे, राजनीतिक वर्चस्व को लेकर। भूमिहारों में चर्चा ऐसा होता है कि भूमिहार नेता में आपका दशकों से बड़ा नाम रहा है, लेकिन आज मगध में जो स्थिति है राजनीतिक वर्चस्व को लेकर, वो भूमिहार काफ़ी पीछे जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, भूमिहार को उचित स्थान किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दिया है। यदि कुछ मिला तो कांग्रेस से ही मिला, तो उसके कारण लोगों में नाराजगी होती है।
लेकिन इस चीज़ को दूर करने की आवश्यकता है और ये दूर किया जा सकता है। आप उस इलाके से आते हैं तो जानते होंगे कि आज भी हम कांग्रेस पार्टी में मात्र ज्वाइन किए थे, लेकिन भूमिहारों में एक उत्साह का माहौल तो बना ही था और हमारा प्रयास होगा कि वो माहौल बना रहे कांग्रेस के साथ मजबूती से यह कम्युनिटी, क्योंकि भूमिहार के बिना बिहार की राजनीति को आप पार्टियां बहुत हैं लेकिन दो दल परमानेंट है, एक प्रो भूमिहार और दूसरा प्रो यादव। ये दो पार्टियां हैं, इसी के इर्द गिर्द सारी जातियां सारी पार्टियां वो घूमती हैं। इसका भी कारण है कि बिहार में सबसे पहले डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने जमींदारी प्रथा को उन्मूलन किया, लैंड सीलिंग लागू किया और उनके अपील पर आचार्य विनोबा भावे को लाखों एकड़ जमीन दी गई दान में। वो जमीन के बासगत पर्चे दिए गए, बेघरों को घर दिया गया, जो भी हाई स्कूल मिडिल स्कूल हुआ बना, कॉलेज बना, तो उसके लिए जमीन और भवन का निर्माण भूमिहारों ने कराया, दलितों को घर बनवाया। तो उसका एक अपना अलग प्रभाव है और लोग अभी भी विश्वसनीयता के नज़र से उसको देखते हैं। तो भूमिहार की राजनीति को से कांग्रेस को जोड़ना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कोई असंभव काम नहीं है। हम लोग सब लोग मिलकर के उसको करेंगे। भूमिहारों में एक चर्चा यह भी है कि भूमिहारों को सम्मान बीजेपी दे रही है, कांग्रेस नहीं दे पा रही है, ऐसा लगता है आपको? वो वोट ले रही है, बीजेपी वोट ले रही है और कांग्रेस ने भूमिहारों को सम्मान दिया, इसलिए कांग्रेस के सत्ता से हटने के बाद भूमिहारों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई है। आप जिला के जिला चले जाइए, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं मिलेगा, एक क्लर्क नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे इस जाति को समाप्त करने की कोशिश पिछले 30 सालों में की गई है। सबके लिए आप समझिए कि योजना है, चाहे वो दलित हो या पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, महिलाओं के लिए है। केवल एक जाति जो गरीब भूमिहार है उसके लिए कोई योजना नहीं है। वो चाहे नौकरी में हो, शिक्षा में हो, कहीं भी उसके लिए कोई योजना नहीं है। आज बड़ी संख्या में भूमिहार शहरों में आकर के ऐसी नौकरी करते हैं दूर दराज में, जहां उनको कोई जाने नहीं, प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े अपार्टमेंट में गार्ड का 5,000 की नौकरी करते हैं, उसी से पूरा परिवार चलाते हैं। उनका जो बच्चा है वो जाति के कारण जो सुविधा बिहार सरकार देती है उनको नहीं मिल पाता है, उनका एजुकेशन प्रभावित हो रहा है। तो काफ़ी पीड़ित हैं और ये भाजपा के राज में ही हुआ है। चुनाव बहुत नज़दीक है, कांग्रेस में आपकी क्या भूमिका होगी चुनाव को लेकर, क्या मतलब बताना? हमारी जो भी क्षमता होगी उसमें पूरे दिल जान से कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए हम काम करेंगे। कांग्रेस नेतृत्व को, वर्तमान नेतृत्व को कुछ सलाह देना चाहेंगे किस तरह से काम करना? नहीं, यदि सलाह सहयोग मांगेंगे तो जरूर देंगे, लेकिन बिना मांगे कुछ सलाह देना उचित नहीं। बिहार में विश्वविद्यालयों कैसे देखते हैं, क्योंकि आप पटना विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी भूमिका में रहे हैं, प्राचार्य पद पे रहे हैं पटना साइंस कॉलेज में, और आज की जो स्थिति है उसको उसमें आप देखिए कि अभी किसी ने कहा भी है, एक ऐसा समय था कि पटना विश्वविद्यालय में पढ़कर दर्जनों की संख्या में IAS IPS लोग होते थे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि 15 साल 20 साल से लेबोरेटरी बंद है और नंबर प्रैक्टिकल में 100 में 90 आ रहा है। तो पढ़ाई जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई थी पटना यूनिवर्सिटी का, वो स्कूल से भी ज़्यादा सिस्टमेटिक था। यदि 9:40 में क्लास है तो 9:40 में ही होगा। गर्मी की छुट्टी के बाद यदि 7 जुलाई को खुला, 7 जुलाई से ही क्लास होता था। वो सब चीज़ें समाप्त हो गई हैं और उसमें वर्तमान सरकार की ही भूमिका है। विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक जो दुर्गति शिक्षा की है वह शायद किसी विभाग की नहीं। पटना विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई फिर से शुरू होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल शुरू होना चाहिए था, जो नीचे से होना चाहिए था। ऊपर से जब +2 का ऐसा आया कि साहब +2 को अलग करना है, तो आप +2 को पहले जो मुफस्सिल कॉलेजेस थे वहाँ से हटाते
और हाई स्कूल में +2 करके जो किया है वो ठीक था। लेकिन वहाँ जो था पटना विश्वविद्यालय में एक एक विभाग में 43, 42, फिजिक्स में 43 टीचर्स थे। तो एक टीचर यदि जो लाइट और मैग्नेट पढ़ा रहा है तो 30 साल पढ़ाता था, और जो टीचर MSc में पढ़ाता था वो ISc में भी पढ़ाता था। ये सुविधा छात्रों को बेनिफिट था, उपलब्ध था। लेकिन आज जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें ऐसे लोग भी आ गए हैं जो क्लास में जा ही नहीं सकते, क्लासरूम को अटेंड करने का उनमें मोरल साहस नहीं है। तो सबसे जो बुरी स्थिति इस राज्य में हुई है वो हुआ है शिक्षा का। दावा जो करें, लेकिन बहुत ही आज सरकार का कोई नजर नहीं है इस पर। कुछ नहीं। सरकार के सामने एजुकेशन कमिश्नर जाते हैं क्लास चेक करने के लिए, आप किस हैसियत से जाते हैं भाई? वो चेक करने का काम भाई चांसलर का है, यूनिवर्सिटी में और पदाधिकारी हैं, स्कूल में DO का है। लेकिन एक कमिश्नर जाते हैं चेक करने, इसका क्या उचित है सिवाय एक दहशत पैदा करना? तो इनका तो प्रायोरिटी शिक्षा नहीं है, बल्कि विद्यालय के भवन का निर्माण करना है। पढ़ाई लिखाई नहीं है, पब्लिसिटी ज़्यादा करना है, खाना और साइकिल और ड्रेस और स्कॉलरशिप, और उसमें भी समाज के सभी वर्गों के लिए नहीं है। शिक्षा सबसे बदहाल स्थिति में। वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव है, आपके समय भी छात्र संघ चुनाव होते थे, कहा जाता है कि लालू यादव से डायरेक्ट भिड़ते थे आप, उस समय कैसा होता था? उस समय था कि जो भी स्टूडेंट थे जो राजनीति में थे, पढ़ने में अच्छे नहीं भी हों, तो आइडियोलॉजी से लैस थे। कोई समाजवादी जो जनसभा में था, कोई AISF में था, CPI में था, कोई SFI में था, CPM में था। विद्यार्थी परिषद का भी एक बहुत बड़ा जत्था था, कांग्रेस का भी था। लेकिन नॉन पॉलिटिकल लोग नहीं थे, जिसको स्टेट लीडर्स के रूप में जाना जाता था। सारे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट जानते पहचानते थे। लेकिन आज तो जिस दिन चुनाव होता है उसी दिन कैंडिडेट हो जाते हैं, और उनके जीतने के बाद ही उनको स्टूडेंट जान पाता है, वो भी प्रेसिडेंट को जान पाता है, सारे लोगों को नहीं जान पाता है। आप चुनाव लड़ते थे तो उसमें लालू यादव से कैसा संबंध था, राजनीतिक संबंध? राजनीतिक संबंध तो स्वाभाविक है कि हम लोग दोनों दो ग्रुप में थे। ऐसा नहीं था कि कोई बिटरनेस था, उसमें कोई बिटरनेस था। पहला चुनाव जो हुआ था डायरेक्ट वो 1969 में हुआ, उसमें हम सोशल सर्विस सेक्रेटरी के पद पर जीते थे, लालू जी जनरल सेक्रेटरी पर जीते। दूसरा 71 में हुआ तो हम और दोनों प्रेसिडेंट पर लड़े, तो हम जीते, लालू जी जीत नहीं पाए। लेकिन फिर उसके बाद जब 73 में चुनाव हुआ तो उसमें हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे नरेंद्र सेन और लालू जी चुनाव लड़े, लालू जी चुनाव जीते। उसी दौरान 74 में JP मूवमेंट शुरू हुआ, तो लालू जी का काफ़ी उसमें शूटअप किए, और आज तक राजनीति में वो दीप्यमान नक्षत्र की तरह छाए हुए हैं। मगध के लोग या बिहार के कई क्षेत्रों में चर्चा है कि रामजतन सिन्हा का राजनीतिक स्थिरता आखिर क्यों आया, लोग जानना चाहते हैं। राजनीतिक स्थिरता बीच में अनिश्चितता कहिए। जी। तो स्थिरता तो आया कि यानी आप जाना बंद कर दिए लोगों के बीच में? नहीं, बंद नहीं किया। आज भी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उससे हमारा जीवन संबंध है। ये है कि भाग दौड़, हम किसी पद पर नहीं थे, कोई मेरे पास झंडा बैनर ऐसा नहीं था जिसके सहारे, जिसको लेकर के हम जाएं। तो वो कमी हुई है इधर, तो हमारी सक्रियता फिर बढ़ी है और बढ़ाएंगे। पदयात्रा में लास्ट अंतिम प्रश्न है, पदयात्रा में शामिल होंगे? हाँ, मौका मिलेगा तो जरूर शामिल होंगे। तो रामजतन सिन्हा जी से बातचीत हुई। आपके मन में क्या विचार है इस वार्ता को लेकर जरूर बताएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।